नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। और अपना जिला में तूफान की विभीषिका पहली खबर में है और फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। तो आइए हेडलाइंस के सफर पर चलते हैं और उसके बाद खबरों को विस्तार से जानेंगे। आंधी बारिश ने मचाई भारी तबाही, दर्जनों पेड़ यूनिपोल गिरे, मकानों में दरार आई, लोगों में दहशत, कई लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल, डिजास्टर मैनेजमेंट नदारद। परतापुर में वाटर पार्क के अवैध यूनिपोल बिजली के तारों पर गिरे, क्या मिल गई है एनओसी? मालिक बात करने के लिए नहीं है तैयार। सुरक्षा के आधे अधूरे इंतजामों के बीच फिर शुरू हो गया बृहस्पतिवार को वाटर पार्क, बच्चों की और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। नौचंदी मेला लगने से पहले ही आंधी तूफान ने तैयारियों को दिया तगड़ा झटका। दो बड़े झूले भरभरा कर गिरे, झूले के नीचे मजदूरों के दबने की बात आई सामने, ठेकेदार फरार, नौचंदी पुलिस मामले को दबाने में लगी। आंधी तूफान ने विद्युत विभाग और अवैध होर्डिंग माफिया की पोल खोली। यदि आज विद्युत आपूर्ति सुचारू हो जाती है तो होगी बड़ी बात। फोन नहीं उठा रहा है कोई विद्युत विभाग का अधिकारी, 1912 पर भी नहीं उठ रहा है फोन, लोग परेशान। सरदना के रतौली गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी ने लगाया दोस्तों पर जहर देकर मारने का आरोप। गंग नहर कांवड़ मार्ग पर हुए हादसे में भी एक युवक की मौत। हस्तिनापुर में गंगा में नहाते हुए 5 युवक डूबे, 3 को बचाया, 2 लापता। किडनी के इलाज के लिए जानी के हिम्मत हॉस्पिटल ने ठगे 25 लाख रुपए। किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट का जोरदार हंगामा, मरीज और तीमारदार से भी बदतमीजी करने के आरोप। सांसद चंद्रशेखर आजाद का बीजेपी सरकार पर मवाना में बड़ा आरोप। सरकार कराना चाहती थी मेरा एनकाउंटर, मैं अपने ऊपर किए जुर्म तो भूल सकता हूं, लेकिन अपनी जनता पर, अपने समुदाय पर किया गया जुर्म मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एक आंधी ने, एक बारिश ने एक तरफ तो चेतावनी दी है और दूसरी तरफ प्रशासन के, नगर निगम के, विद्युत विभाग के तमाम दावों का पर्दाफाश कर दिया है। सिर्फ आधा घंटे आई आंधी और बारिश ने बता दिया है हमारे इंतजाम कितने लुंज और पुंज हैं। जी हाँ, जो आंधी और बारिश से बर्बादी शुरू हुई उसके बाद का जो मंजर आया है उसे देखकर हर कोई सहम गया है, ठहर गया है। और 200 साल पुराने पेड़ उखड़ कर गिर पड़े, अवैध यूनिपोल, अवैध होर्डिंग्स एल्टो कार पर, व्हीकल्स पर गिर पड़े, कई लोगों की मौत की सूचना आई है। सिलसिलेवार आपको हम इन मौतों के सिलसिलों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चल रहे हैं आंधी बारिश से मची भारी तबाही के बीच में कंपनी गार्डन के पास और कंकर खेड़ा में सबसे बड़ी तबाही आई है। और कंकर खेड़ा के कुछ इलाकों में 200 साल पुराना बड़ का पेड़ भी उखड़ कर गिर गया है, पोल्स भी गाड़ियों पर गिरे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी गार्डन के पास के इलाके की, तो कंपनी गार्डन के टैंक चौराहे पर 2 होर्डिंग्स तेज आंधी की भेंट चढ़ गए और व्हीकल्स के ऊपर गिर पड़े और उसमें एक ऑल्टो सवार, कार सवार की मौत हो गई। पूरा रास्ता जाम हो गया। वहीं टी पॉइंट पर जो रास्ता कंकर खेड़ा से आता है और माल रोड को जोड़ता है, उस टी पॉइंट पर भी बड़े हादसे हुए हैं। साथ ही साथ कंकर खेड़ा के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और सिटी हलचल ये तबाही आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से इस तबाही ने विद्युत विभाग और अवैध होर्डिंग के जो दावे हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उसकी पोल खोल दी है। चलिए, ये जनरल खबर तो हमने आपको आंधी तूफान के कहर की दिखा दी। सबसे पहले आपको सरदना लेकर चल रहे हैं। बुधवार की रात सरदना में तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। नगर में 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं सभी इलाकों की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पेड़ और विद्युत पोल
टूटकर गिरने से लगभग सभी मार्ग बाधित हुए हैं। व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 2 से 4 दिन लग सकते हैं। नुकसान की खबरों में आकाशीय बिजली गिरने से चौक बाजार में शाहनवाज मिर्जा के घर की ऊपरी मंजिल की दीवार गिर गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं बिजली गिरने की दूसरी खबर ओल्ड नाज सिनेमा के पीछे मुमताज आलम के घर से मिली है, जहां उसकी रसोई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर के सभी मुख्य रास्तों पर बड़ी संख्या में पेड़ और विद्युत पोल टूटकर गिरने से सभी मार्ग बाधित हो गए। सरदना से मुलेड़ा, सलावा, बिनौली, मेरठ रोड के साथ साथ गंग नहर कांवड़ मार्ग के कई जगह ब्लॉक होने की खबरें आई हैं। रात भर वाहन चालक लोकल रास्तों पर भटकते रहे। विद्युत विभाग और दूसरे विभाग के कर्मचारियों ने बताया, व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 2 से 4 दिन का समय चाहिए। भावनपुर थाना क्षेत्र में लेकर चल रहे हैं लटपुरा गांव में तेज आंधी से पड़ोसी इकबाल की दीवार मोमिन के मकान पर जा गिरी, जिसके चलते मकान की छत टूट गई, जिसकी चपेट में आने से मोमिन के रिश्तेदार और ममेरे साला इरफान अली, उसकी पत्नी शाइस्ता और बेटा अरजान, वसीम, सबरीन घायल हो गए। वहीं छत गिरने की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वसीम की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दीवार ज़्यादा ऊंची हो रही थी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने ज़्यादा क्या है। आंधी तो आई थी, तूफान था, तो तूफान में पड़ोसी की दीवार जो है इनकी छत पे गिर गई और ये छत के नीचे बैठे थे, सारे के सारे वो लग गई। कितने सदस्य थे? सदस्य 6 हैं टोटल। इनके चोट है मोमिन के, आजो जी मोमिन की उधर को आ गए। इनकी बेटी आई हुई थी, बेटी की जो है, जो उसके दामाद है, इनके दामाद की वो आई हुई थी बुआ के चोट है, इनकी बेटी के है, दामाद के है, दामाद की दोनों टांग टूट गई, वो संतोष नर्सिंग होम में भर्ती है और बाकी ये सब पड़े ही हैं। बुधवार रात बारिश के साथ आए तूफान ने देहात से लेकर शहर तक तबाही मचाई है। वहीं तूफान में सबसे पहले आपको बता रहे हैं, दिल्ली रोड सहित दिल्ली देहरादून हाईवे पर अवैध होर्डिंग और यूनिपोल के माफिया और नगर निगम की साठगांठ की पोल भी सामने खुल गई है। कई जगह सड़क किनारे खड़े अवैध यूनिपोल और डिवाइडर्स के बीचों बीच लगे पोल लोगों के लिए हादसों का सबब बन गए। होर्डिंग माफिया नगर निगम के साथ मिलकर एक यूनिपोल की परमिशन लेकर कई यूनिपोल अवैध खड़ा कर देता है, जिससे ना तो सरकार को राजस्व मिलता है और ना ही वो मानक पर खरे उतरते हैं। ऐसे कई यूनिपोल और होर्डिंग्स बुधवार को आए तूफान में बिजली के खंभों पर गिर पड़े तो कहीं सड़क के बीचों बीच गिर पड़े, जिस कारण कई हादसे होते हुए नजर आए। दिल्ली देहरादून हाईवे पर प्राइवेट संस्थान जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अस्पतालों के द्वारा भी अवैध रूप से होर्डिंग और यूनिपोल लगाए गए हैं। ना तो इन लोगों पर NHI कार्रवाई कर रहा है और ना ही नगर निगम। इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और ये हादसों को दावत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए आपको दौराला थाना क्षेत्र लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले देर रात आए तेज आंधी तूफान में दौराला हाईवे पर गांव मटौर के पास जैन शिकंजी की लोहे की पूरी छत और रेस्टोरेंट का सामान उड़ गया। जैन शिकंजी रेस्टोरेंट के मालिक राधेश्याम ने बताया कि तेज आंधी के कारण, तूफान के कारण उनके रेस्टोरेंट की पूरी छत उड़ गई और करीब 30 लाख का नुकसान हो गया। उधर दौराला हाईवे के मामा यादव ढाबे और शिवा ढाबे का बोर्ड भी उखड़कर दूर जा गिरा, जिससे दोनों ढाबों को काफी नुकसान हुआ है। उधर गांव वलीदपुर में भी राजपाल और इंद्रपाल के मकान पर नीम का पेड़ टूटकर अचानक से गिर पड़ा, जिससे राजपाल के पशु बाल बाल बच गए। राजपाल घायल हो गया, उसके मकान के बाहर बने शौचालय में काफ़ी नुकसान हो गया है। इंद्रपाल के मकान पर भी पेड़ गिर पड़ा और उसका टेम्पो पेड़ के नीचे दब गया और उसकी छत टूट गई। वहीं दौराला गांव में वासु नेहरा के मकान की छत पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे उसके मकान की दीवारों में तरेड़ आ गई। दौराला गांव के बाहर हाईवे पर भाजपा नेता रवि चौधरी के फार्म हाउस की चारों तरफ की दीवारें भी, बाउंड्री भी टूट गई। मटौर में हमने अपना जैन शिकंजी पनीर पकौड़े के नाम से होटल बनाया हुआ था। वे मेरे फुप्पा जी हैं, उनका नाम राधेश्याम त्यागी है, वे मुरादनगर के रहने वाले हैं। यहाँ पर होटल में 10 आदमी काम करते थे
और रात की आंधी तूफान करीबन 8:30 बजे आया था। उसमें हमारा सारा होटल तहस नहस हो गया, इसमें करीबन 30 से 40 लाख का नुकसान हुआ। एसी, पंखे, सारी रिचार्ज सब खत्म होगी इसमें। अब मोदीपुरम फेज 1 के सामने सर्विस रोड की बात बता दें, जहां वहां पर बड़ा होर्डिंग अचानक टूटकर गिर पड़ा। पेट्रोल पंप के प्रदूषण चेक करने वाले लोहे के ऑफिस पर जा गिरा। इस दौरान कई लोग बाल बाल बचे। वहीं देर रात आंधी तूफान के कारण कंकरखेड़ा क्षेत्र के सभी इलाकों की बिजली गुल हो गई। गुरुवार दोपहर तक ये सुचारू हो जाएगी तो बड़ी बात है। चलिए और दौराला थाना क्षेत्र की आपको बात बता दें। दुराला गांव के बड़कली के बाहर काफी सालों पुराना, करीब 200 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक से गिर पड़ा। यह हादसा तब हुआ जब गांव बड़कली के रहने वाले अमित अपनी किसी रिश्तेदार को छोड़कर अपने 8 साल के पुत्र आर्यन के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। अचानक आए आंधी तूफान के चलते अमित पीपल के पेड़ के नीचे दब गए। उनका बेटा आर्यन मोटरसाइकिल से कूदकर भागा और अपनी जान बचाई। इस दौरान अमित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गांव बड़कली के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस और उसके परिजनों को दी। सूचना पर मृतक अमित के शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमित खेती कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बुधवार देर रात आंधी और तूफान से मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास बने कजारिया शोरूम के बाहर खड़ी दीवार अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार के गिर जाने से उसके नीचे एक मजदूर दब गया। मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। पूरी रात मजदूर का शव दीवार के नीचे दबा पड़ा रहा। गुरुवार सुबह सर्विस रोड से शोरूम के पास कुछ लोग निकल रहे थे। उन्होंने दीवार के नीचे दबे पड़े शव को देखा। सूचना स्थानीय पुलिस को दी। थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मजदूर के शव को बाहर निकाला, पहचान कराई तो पता चला कि बिहार के रहने वाले मंसूर का शव है। ये जानकारी मिलने के बाद मंसूर मोदीपुरम कोणार्क कॉलोनी में किसी जैन नाम के व्यक्ति के मकान पर कार्य कर रहा था। उनको सूचना दी गई। जब मंसूर वापस घर जा रहा था, इसी दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ होगा। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है। भराला दौराला में भी आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस दौरान घर का जामुन का पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद दहशत में लोग आ गए। हालांकि लोगों ने बामुश्किल पेड़ का एक बड़ा हिस्सा खुद ही घर के ऊपर से हटवा दिया। तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। आंधी तूफान के चलते हाईवे पर दर्जनों पेड़ और यूनिपोल गिर गए, जिसके चलते स्थानीय लोगों और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। भावनपुर थाना क्षेत्र में आंधी तूफान के चलते जगह जगह पेड़ और होर्डिंग गिर पड़े हैं। लोगों में अफरा तफरी मच गई है। तूफान आने से गामड़ी गांव के शिव मंदिर पर बरसों पुराना बड़ का पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जिससे मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। दतावली मार्ग के मेदपुर गांव के सामने ट्रांसफार्मर खंभों सहित जमीन पर उड़कर गिर पड़ा, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई। हाईवे स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास पोल टूटकर सड़क पर जा गिरा। अफरा तफरी मच गई। मवाना थाना क्षेत्र की बात करते हैं। तहसील क्षेत्र के रानी नगला में बुधवार रात आकाशीय वज्रपात से घर में बंधी भैंस की मौत हो गई और कई किसानों को भारी नुकसान हुआ। नगला गांव के रहने वाले देवी सिंह ने बताया कि उसके घर में बंधी एक दुधारू भैंस पर शाम के समय अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे भैंस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। किसान देवी सिंह के अनुसार भैंस की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। और अब आपको दिखाते हैं बच्चा पार्क के पास एक बड़ा पुराना पेड़ जो पीर साहब के ऊपर था, वो गिर पड़ा, जिससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया। नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत है। इस पेड़ को हटाने का काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। वहीं बुढ़ाना गेट के स्माइल कॉलेज के पास भी एक बड़ा पुराना पेड़ गिर पड़ा। रास्ता अवरुद्ध है, लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, अभी तक नहीं हटाया गया है। परतापुर का वाटर पार्क या एम्यूजमेंट पार्क अव्यवस्थाओं के बीच 2024 में बीच में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें नहाते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है किसी केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद सारी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होनी चाहिए। ना तो पिछले साल एनओसी मिली है और ना ही इस साल एनओसी मिलने की संभावना है। अगर
एनओसी मिली हुई है, तो हमारी वाटर पार्क के जितने भी केयर टेकर्स हैं उनसे एक छोटी सी अपील है कि वो अपनी इस एनओसी की बड़ी सी कॉपी फ्रेम करके अपने गेट पर लगा दें। अपने एसओपी यानी कि सेफ्टी के लिए जो प्रिकॉशंस ली जा रही हैं वो लगा दें। जो डॉक्टर आपके पास आ रहा है, जो आपात स्थिति में वहाँ पर नहाने वाले लोगों को, एम्यूजमेंट पार्क में आने वाले बच्चों को आपात स्थिति में बचाएगा, उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर लिख दें। इसके अलावा आप ये भी लिख दें कि कितने क्षेत्र में आपका ये वाटर पार्क फैला हुआ है और इसमें कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। जी हाँ, ये खबर हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि पूरे शहर में अवैध होर्डिंग लगाने वाला वाटर पार्क ने अपने बाहर की जगह पर भी 3 यूनिपोल लगाए थे। बारिश और तूफान नहीं आता तो ये खबर हम नहीं चलाते, लेकिन बारिश और तूफान में वहाँ पर लगे 3 यूनिपोल सड़क पर गिर पड़े, बिजली के तारों पर गिर पड़े और उसके बाद आज यानी कि गुरुवार को ये वाटर पार्क बंद रहना चाहिए था, लेकिन सुबह ही सुबह इस वाटर पार्क में फिर बच्चों की आमद हो जाती है, स्कूल के बच्चों की आमद हो जाती है और यहाँ के केयर टेकर दबंगई दिखाते हुए परतापुर थाना पुलिस के साथ मिलते हुए एक ही बात कहते हैं कि प्रशासन मेरी जेब में है। प्रशासन के आगे मैं हरी चीज़ें डालता हूं और प्रशासन मेरा वाटर पार्क चलाता है। लेकिन जो इस वाटर पार्क में पिछले साल मौत हुई थी, उस मौत की जांच में किसकी गलती निकली थी ये ना तो प्रशासन ने बताया है, ना वाटर पार्क की एनओसी देते वक्त इस बारे में डिस्कशन किया है। अब किसी की जिंदगी पर कोई बड़ा खतरा ना है, एम्यूजमेंट पार्क के नाम पर, वाटर पार्क के नाम पर वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आपत्तिजनक स्थिति में ना मिले, इसलिए मेरठ प्रशासन के सामने, नगर निगम के सामने और दूसरी उत्तरदायी संस्थाओं के सामने वाटर पार्क के इस अवैध यूनिपोल, बिजली की सप्लाई और एनओसी के बारे में हमारे सहयोगी शैलेंद्र आपको स्थिति दिखा रहे हैं। तो आइए चलते हैं परतापुर के वाटर पार्क में बिना एनओसी के चलता हुआ वाटर पार्क के खिलाफ मुहिम खड़ा करने। परतापुर दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क किसी न किसी बात को लेकर हर वर्ष सुर्खियों में रहता है। जिस वजह से ये पिछले साल सुर्खियों में रहा था, वो बात थी कि पिछले साल यहाँ एक व्यक्ति नहाने के लिए आया था और डूबकर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब यहाँ पर अधिकारियों ने पूछताछ की तो यहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जबकि यहाँ पर फार्मासिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर होना अनिवार्य है। उसके पहले भी एनओसी को लेकर इसको बंद कर दिया गया था। पिछले वर्ष ये आधे ही समय में बंद कर दिया गया था। अब की बार जैसे ही ये शुरू हुआ, ना तो यहाँ पर एनओसी का अभी पता है कि इनके पास पूरी एनओसी है या नहीं है, पर कहीं ना कहीं यह देखकर तो जरूर साफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं है। आप देख सकते हैं बुधवार देर शाम जो तूफान आया है, उस तूफान में फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए थे, यूनिपोल लगाए गए थे, वो रास्ते के बीचों बीच गिर गए। गनीमत रही कि उस समय वाटर पार्क बंद हो चुका था और वाटर पार्क में कोई बच्चे या यहाँ पर कस्टमर नहीं था, नहीं तो गाड़ियां भी दब जाती और जनहानि भी हो सकती थी। वहीं आप देख सकते हैं हाइड्रा के द्वारा यूनिपोल को रास्ते से हटाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक यूनिपोल ऐसा भी है जो 3 पिलर पर खड़ा किया गया था और वह भी तूफान में टूटकर बिजली के तारों पर गिर गया और बिजली की सप्लाई रुक गई। बता दें कि अधिकारियों ने पिछली बार भी इसे चलते समय पर ही बीच में बंद करा दिया था क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में एनओसी नहीं थी और यह अवैध रूप से चलाया जा रहा था। अगर व्यक्ति की मौत ना होती तो एनओसी की कोई पोल ना ही खुलती। अब भी देखना होगा कि इनके पास जो ये होर्डिंग गिरे हैं, यूनिपोल गिरे हैं, इनके पास नगर निगम की एनओसी है या नहीं और अन्य एनओसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर हैं या नहीं। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ पर बच्चे जो है नहाने के लिए गए हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हैं, पर उनके सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम इनके पास है अब देखना होगा। यहाँ पर क्या अधिकारी क्या जांच करते हैं, पिछले वर्षों की तरह यहाँ पर एनओसी है या नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर दोबारा कहीं ना कहीं लोगों को हादसों का न्योता दे रहे हैं और फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में नहाने के नाम पर बस मोटी रकम वसूल रहे हैं।
प्रतापपुर से शैलेंद्र राणा की रिपोर्ट सिटी हलचल के लिए। सिटी हलचल कैसे काम करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे हर क्षेत्र में जो पत्रकार हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो लगातार सारी रात मेहनत करते आए हैं। नौचंदी मेला लगने से पहले ही आंधी तूफान ने वहां की तैयारियों को तगड़ा झटका दे दिया है, ये कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर वी.के. सिंह डीएम मेरठ ने एक नया इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि 25 तारीख तक मेला नौचंदी शुरू हो जाए, तो उसके बाद हमने नगरायुक्त सौरभ गंगवार से बात की थी और वहाँ की तैयारियों के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की थी। लेकिन इसी बीच रात को आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और वहाँ पर जो 2 बड़े जॉइंट व्हील थे वो भरभरा कर गिर जाते हैं। सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि एक जॉइंट व्हील तो लग चुका था, उसके बाद इस आंधी तूफान की भेंट चढ़ गया और दूसरा लगाया जा रहा था, जिसमें कई मजदूर दबने की बात सामने आ रही है। नौचंदी थाना इसमें क्या कर रहा है? नौचंदी थाना तो अल्टीमेट है, क्योंकि नौचंदी थाना ना तो अपनी क्षेत्र में ही आधी आबादी को सुरक्षा दे पाता है, ना ही करप्शन के आरोपों में घिरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाता है, ना ही अवैध सट्टा और नशे को रोक पाता है। तो ऐसे में उस ठेकेदार को क्या पकड़ पाएगा जो ठेकेदार यहाँ पर बड़ा झूला लगा रहा था और बड़ा झूले भरभरा कर गिर पड़े। ठीक नौचंदी पुलिस को इन्फॉर्म करने के आधा घंटे बाद नौचंदी थाना पुलिस पहुँचती है इस घटना स्थल पर। तब तक ठेकेदार को फ़ोन कर नौचंदी थाना पुलिस के सिपाही वहाँ से नदारद होने की बात करते हैं और नौचंदी थाना पुलिस फॉर्मेलिटी की तौर पर रात को 2-3 जगहों पर ठेकेदार के यहाँ छापे मारती है, लेकिन ठेकेदार पुलिस के हाथ नहीं लगता। अलबत्ता इन कुछ लोगों को, मजदूरों को जिला अस्पताल में और नज़दीक के अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है, जिसमें से 2 लोगों की हालत चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात, SOP कहाँ है? जी हाँ, प्रिकॉशंस कहाँ हैं? और जिस तरीके से ये झूलों की भी स्थिति हमारे सामने आई है, अगर नौचंदी मेला चल रहा होता और तेज़ आंधी आ गई होती और वहाँ पर जन समूह हुआ होता, तो आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो जाता। नौचंदी मेले के इतिहास में कभी भी झूले इस तरीके से भरभरा कर नहीं गिरे। एक बार फिर नगर निगम को और स्थानीय प्रशासन को सेफ्टी के लिए दोबारा से प्रयास करने होंगे। आपको बता दें, जहां पर ये आंधी तूफान से 2 बड़े बड़े झूले गिरे हैं, वहीं पर चौकी है। क्या चौकी पर सिपाही नहीं था? चौकी इंचार्ज नहीं था? क्या एक बार फिर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करेंगे? बड़ा सवाल। आंधी तूफान से पूरा शहर सहमा हुआ है। विद्युत विभाग किस तरीके से काम करता है, ये आंधी तूफान के बाद उनकी जो कस्टमर सर्विस है 1912, उस पर फ़ोन कर पता लगाया जा सकता है। SDO और JE फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, सभी लोग नदारत हैं। और ये हाल तो तब है जब ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर हमारे यहाँ से दक्षिण से विधायक हैं। क्या एक कंट्रोल रूम अब तक 6 घंटे में नहीं स्थापित हो जाना चाहिए था, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से शिकायत पहुंचती और पता चलता कहां पर क्या क्या नुकसान हुआ है? आपको बता दें, B ब्लॉक मंदिर के पास राज्य मंत्री दिनेश खटीक के मकान के ठीक पीछे 3 जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं। मकानों के ऊपर पेड़ गिरे हैं, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिजली के तार टूट गए हैं और अभी तक शिकायत करने के बाद नए JE फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वजह साफ है, सारी टीम भेज दी गई है। हाँ, इतने बड़े इस डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए MD PVNL रात को ही दौरे पर निकल गई थी, ईशा दोहन, और इन्होंने कई जगहों पर जाकर इन व्यवस्थाओं को चेक किया और इन व्यवस्थाओं के बारे में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्या 24 घंटे में बिजली को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा? और वो लोग जो पिछले 12-14 घंटों से अंधेरे में बैठे हैं, जिनके यहाँ मोटर नहीं चल रही है, पानी की सप्लाई नहीं है और जहाँ तारों पर पेड़ पड़े हैं,
उन सब को सही कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है, 1912 पर रेस्पॉन्स कीजिए, फ़ोन उठाइए और जनता को एश्योरेंस दीजिए। जनता भी जानती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको जनता को बताना पड़ेगा, मीडिया को बताना पड़ेगा। सरदना के रतौली गांव के रहने वाले गौरव नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गौरव का मोदीपुरम के आर्यवर्त अस्पताल में उपचार चल रहा था। मंगलवार शाम को बेहोशी की हालत में जैसे ही उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, बुधवार को गौरव की पत्नी मनीषा पहुंची और उसने दोस्तों को जहर देकर मारने का गंभीर आरोप लगाया। थाने में शिकायत करते हुए मनीषा ने आरोप लगाया कि उसका पति आए दिन दोस्तों के साथ शराबखोरी करता था, इसी कारण उसके ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया था। आरोप है इसी कर्ज के लिए उसके दोस्तों ने उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी जान ले ली है। महिला ने शिकायत करते हुए गौरव के दोस्तों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी, हमारा हस्बैंड को जो है कुछ खिला दिया गया है, घर से बुला के ले गए थे और फिर घर पे ही छोड़ के गए, आते ही उल्टी लग गई है। तो डॉक्टर का कहना है कि उनको जहर दिया गया है। लगने के बाद वे बेहोश हो गए, कुछ बोल नहीं पाए वे। हम तुरंत उन्हें अस्पताल में लेके चले गए। पड़ोस के आदमी बुलाई मैंने, तो साथ में लेके चले गए थे। अस्पताल वालों ने जो है एडमिट करा और बताया गया है कि कुछ खाने में दिया गया है। सरदना से ही दूसरी खबर है। बुधवार को हुए सड़क हादसे में मोपेड सवार युवक की मौत हो गई। हादसा दोपहर के वक्त गंग नहर कांवड़ मार्ग पर अट्रेना पुल के पास हुआ। हादसे में मारे गए युवक की पहचान खतौली के एक गांव के रहने वाले फुरकान के रूप में हुई है। फुरकान हर रोज अपनी मोपेड पर सवार होकर झाड़ू बेचने का काम करता था। बुधवार को वो सरदना जा रहा था, उसे एक कैंटर गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर एकत्रित भीड़ ने आरोपी कैंटर चालक को तो पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। राहगीर घायल फुरकान को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उधर एक और दर्दनाक खबर आ रही है। मवाना में सांसद नगीना चंद्रशेखर की जो बड़ी सभा हुई है, उसमें कुछ लोग शिरकत करने आए थे। उन्हीं में से 7 युवक हस्तिनापुर नहाने पहुंचे थे। उन 7 युवकों ने जब नहाना शुरू किया तो 7 डूबने लगे। लोगों ने 5 लोगों को तो बचा लिया, 5 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन 2 तेज बहाव में बह गए। जबकि 24 घंटे पहले ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें चाचा भतीजे की मौत हो गई है। और उसके बाद जब यह हादसा हुआ है तो पुलिस के इंतजामों की एक बार फिर पोल खुल गई है। आपको बता दें, सांसद चंद्रशेखर की जनसभा में सम्मिलित होने ये युवक आए थे। रैली के बाद गंग नहर में नहाने के लिए ये लोग गए थे, जहां पर यह हादसा हो गया है। मवाना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सिटी हलचल आपका चैनल है। हरिया अपार्टमेंट की खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिया अपार्टमेंट में पिछले 15-20 दिनों से लिफ्ट सही नहीं हो पाई है। लोकल प्रशासन का ढूल मूल रवैया और वहाँ की जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, इस हरिया अपार्टमेंट की लिफ्ट को देखकर आप समझ सकते हैं। हरिया अपार्टमेंट की इस लिफ्ट के अंदर एक बार फिर एक दंपत्ति फंस गए। कई घंटों तक ये लोग फंसे रहे और मदद की गुहार लगाते रहे। आपको बता दें, हरिया अपार्टमेंट में पिछले 1 महीने से लिफ्ट खराब चल रही है और 7 मंजिला फ्लैट में फंसे हुए जो ये लोग हैं, वो लोग संचालक और मंडल समिति पर आरोप लगा रहे हैं कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं समिति की तरफ से एक बात कही गई है कि सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा पुलकित कुमार को इस खराब लिफ्ट के बारे में रिपेयर करवाने के बारे में बताया गया था और ये लिफ्ट रिपेयर करवाने के बाद चलवा दी गई थी। लेकिन आज फिर इसमें बच्चे और महिला समेत कई लोग फंस गए। बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस विषय में प्रशासन का ध्यान बार बार आकर्षित करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं यहाँ के लोग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शायद दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग।
जरा सावधान हो जाइए। किडनी या कोई गंभीर असाध्य बीमारी से आप जूझ रहे हैं और आपको आश्वासन मिलता है हिम्मत हॉस्पिटल से कि हम आपको बिल्कुल सही कर देंगे, तो आप अपने रिस्क पर जाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये अस्पताल इलाज के नाम पर आपसे लाखों रुपए की उतारी कर ले, ठगी कर ले। और जब आप विरोध करने जाएं तो वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सुरक्षा गार्ड, वहाँ का मैनेजमेंट आपको ना केवल जान से मारने की धमकी दे, बल्कि धक्के मार कर अस्पताल से बाहर फेंकवा दे। ये हम नहीं कह रहे हैं। बुधवार को जानी थाने पहुंचे किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष और किसानों ने अस्पताल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है, आप भी चौंक जाएंगे इन आरोपों को सुनकर। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग सिवाल खास गंग नहर पटरी पर स्थित हिम्मत अस्पताल में एक मरीज के किडनी के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की उतारी कर ली गई, ठग लिए गए। जरा सोचिए, 25 लाख रुपए किडनी की इलाज के लिए। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ बागपत रोड के रहने वाले पीयूष के साथ मिलकर पहुंचे और उनकी पत्नी मंजू कुलश्रेष्ठ की किडनी के बारे में रिपोर्टिंग की और बताया कि हिम्मत अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन ने इलाज के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए और हद तो तब हो गई जब इतनी मोटी रकम जमा करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हुआ। और अब जब इस बात का विरोध किया गया तो अस्पताल प्रशासन ने गुंडई दिखाते हुए इन सब लोगों को जान से मारने की धमकी दी है। अस्पताल प्रशासन से इलाज की जानकारी मांगने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज और तीमारदारों को धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। इस घिनौनी करतूत के विरोध में जानी थाना पुलिस के यहाँ शिकायत की गई। जानी थाना पुलिस ने अस्पताल प्रशासन का पूरा साथ दिया, क्योंकि शायद जानी थाना पुलिस केवल एक ही कार्रवाई को सीरियसली लेती है, बर्खास्तगी, और वो होती नहीं। कुछ हिस्सा 25 लाख रुपए का क्या पुलिस के पास भी पहुंचा है? कार्यकर्ता यही मांग कर रहे थे। थाना प्रभारी महेश राठौर से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। पूरे आरोपों के बाद हिम्मत हॉस्पिटल के जवाब का सभी को इंतजार है। पीड़िता का पति सीएमओ समेत कई जगहों पर शिकायत करने की बात कह रहे हैं। सिटी हलचल इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा है, हम केवल विरोध दिखा रहे हैं। शिकायत गंभीर है या नहीं, ये प्रशासन चेक करे। आगे की अपडेट भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। मैंने अपनी वाइफ मंजू कुलश्रेष्ठ को जनवरी 2024 में हिम्स हॉस्पिटल, जो जानी क्षेत्र के अंतर्गत, थाने के अंतर्गत आता है, इसमें एडमिट कराया था किडनी की प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने ये गारंटी ली थी कि हम 12 लाख रुपए में आपके वाइफ की किडनी बिल्कुल ठीक कर देंगे और उसके लिए आपको समय समय पर यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके बाद वो पेमेंट वहाँ कर दिया गया और उसके बाद वो हर महीने बुलाते रहे, जिसका पेमेंट हम करते रहे और करीब हम 25 लाख रुपए मैं वहां खर्च कर चुका हूं। और उसके बाद लास्ट 23/3/2025 को लास्ट जब एडमिट हुई, उसके बाद भी मैंने 50,000 रुपए वहां जमा कराए और उसके बाद उन्होंने ना तो कोई इलाज ढंग से किया और उसके बाद जानी पुलिस जो उनकी चौकी लगती है उसकी चौकी इंचार्ज बुला के हमें जबरदस्ती धक्के मारकर डिस्चार्ज करा। आज हम आए हैं, ये हमारे भाई साहब है पीयूष जी, इनकी वाइफ यहाँ एडमिट हुई थी हिम्स हॉस्पिटल में पिछले साल। तब इन्होंने कहा था कि जी 12 लाख रुपए का पैकेज है, आपको ठीक कर देंगे, किडनी में दिक्कत थी। इन्होंने 12 लाख रुपए तब जमा कर दिए, कुछ दिन इन्होंने रखा, फिर डिस्चार्ज कर दिया, फिर रेगुलर इलाज चल रहा तब से। अब ज्यादा फिर दोबारा से सीरियस हुई तो ये फिर ले आए। अब तक ये लगभग 25 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे चुके। इन्होंने लाके एडमिट करा और कहा जी मेरा मकान बिक गया, जो मेरे पास चीज बस्ती वो बिक गई, जो मेरे पास जमा था वो भी बिक गया, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं पैसे जमा करो। इन्होंने फिर भी कहीं से कर आगे 50,000 रुपए जमा कर दिए। अब जब इन्होंने पैसों की मना करी तो उन्होंने जबरन इन्हें वहां से हॉस्पिटल से भगा दिया। जो जानी थाना क्षेत्र की चौकी लगती है वहां हॉस्पिटल की, वहां से पुलिस आई, उनके बाउंसर आए और इन्हें जबरन वहां से धक्के देकर भगा दिया। इसी प्रकरण में इंस्पेक्टर साहब के पास आए हैं। 24 तारीख में हमारा जन आंदोलन है वहीं। आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा एक स्वागत समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नगर पालिका परिषद के बड़े मैदान में किया गया था, जिसमें चुनाव जीतने के करीब 1 साल बाद मुख्य अतिथि के रूप में आजाद समाज पार्टी काशीराम व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विनय रतन ने
कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने जनता की नब्ज, दलित भाइयों की नब्ज पकड़ते हुए पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने संबोधन में वादा किया दलित समाज से, सर्व समाज से चंद्रशेखर आजाद ने कि देश में जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है, पुरानी पेंशन के जरिए सरकार ने जो मिडिल सेक्शन को ख़त्म करने की साजिश रची है, समान शिक्षा का हक होने के बावजूद भी दलित बच्चों को शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है, उसके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी और जो हक गरीबों से छीना जा रहा है, जो दलितों पर हमला हो रहा है, और उन सब का विरोध करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद सबसे आगे होंगे। भाजपा और भाजपा की पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि पर्यटन नगरी हस्तिनापुर को रेलवे लाइन दे, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को भारत रत्न दे, भारतीय आर्मी में गुर्जर और जाटव रेजिमेंट बनाने की भी मांग उन्होंने स्टेज से की। अपने इस भाषण में उस समय पूरी सभा में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने सरकार पर बड़े संगीन आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बीजेपी सरकार मेरा एनकाउंटर कराने का प्रयास कर रही थी, मुझ पर गोलियां चलाई गई थी, मेरे शरीर पर लाठियां पड़ी, मेरे नाखून उखाड़े गए, लेकिन इतने के बावजूद भी मैं अपने ऊपर हुए हर जुल्म के लिए बीजेपी को तो माफ़ कर सकता हूं, लेकिन अपने लोगों पर, दलित समाज के लोगों पर, सर्व समाज के लोगों पर, युवकों पर जो बीजेपी की सरकार ने हमला किया है, जुल्म किया है, उसे मरते दम तक नहीं भूल सकता और उसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। सरकार ने एक रात में लाहौर पर कब्जा कर लिया, दूसरी रात में कराची पर कब्जा कर लिया, लेकिन अगले दिन सरकार ने सरेंडर कर दिया, अगले दिन सरकार खाली हाथ थी। ऐसी बीजेपी की सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? वैसे हम आपको बता दें कि इतने बड़े मैदान में ठसाठस लोग भरे हुए थे और अपने जनप्रिय नेता को सुनने के लिए मेरठ मंडल से ही नहीं, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे थे। अपने इस संबोधन में उन्होंने दलित समाज को आश्वस्त किया कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जान पर खेलकर भी दलित और सर्व समाज के गरीब लोगों की आवाज़ उठाता रहेगा। कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक सेना मेरठ छावनी में बुधवार को डॉक्टर मयंक शर्मा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा महानियंत्रक के दौरे के अंतर्गत रक्षा लेखा नियंत्रक तरुण कुमार जाजोरिया, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के साथ कार्यालय के वर्तमान कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंजू शर्मा, पत्नी डॉक्टर मयंक शर्मा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा पालना और एक आधुनिक सभागार, समन्वय सभागार का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का उत्तर भी दिया गया। साथ ही रक्षा लेखा विभाग की उन्नत योजना स्पर्श और आगामी योजना संपूर्णा के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, अजय कुमार श्रीवास्तव, आशीष सेठी और कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। रक्षा लेखा महानियंत्रक होने के नाते पूरे देश में हमारे अलग अलग जो फील्ड ऑफिस हैं वहाँ जाना और जाकर वहाँ के कार्य की समीक्षा करना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो कार्य समीक्षा हर एक हमारे विजिट में होती है। अभी जो हम मेरठ आए हैं उसके कुछ एक कार्य समीक्षा के अतिरिक्त ऐसे कार्यक्रम भी जुड़े रहे, जैसे कि भारत सरकार की नीति और हमारे विभाग की भी है कि जहाँ भी महिलाएं या पुरुष भी काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके क्रैश होने चाहिए। तो एक क्रैश सीडी आर्मी मिस्टर तरुण जाजोरिया ने यहाँ पे बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। एक यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया है। लेकिन जो मुख्य उद्घाटन करना एक साइड का कार्य होता है, जो मेन होता है वहाँ के समीक्षा करना और ये देखना कि ये कार्यालय कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको सुनना और उनका निराकरण करना। तो समय समय पर जो भी भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक होते हैं वो अलग अलग अपने स्थान पर जाकर, ऑन द स्पॉट जाकर, रियल टाइम बेसिस पे उन समस्याओं को समझते हैं और फिर उनका निराकरण करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर मुख्यतः सेना द्वारा किया गया एक ऑपरेशन रहा है और हम लोग सेना के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम फाइनेंशियल एडवाइस कहते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम में हम सेना के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं। उसका नाम ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम है। तो प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें हमारा पूरी तरह इंटीग्रेशन है और उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे किसी तरह की देर ना हो और समय से रहते हुए जो भी प्रपोजल हमारे पास आते हैं उनका निस्तारण किया जाए और अच्छी तरह से किया जाए और प्रोफेशनल एडवाइस दी जाए, जिससे जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हम प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से कर पाए। पूरे भारत सरकार में एक अनोखा ये विभाग है जो 4-5 महत्वपूर्ण कार्य एक ही विभाग करता है। आपने देखा होगा सरकार में या तो लेखा विभाग होता है या ऑडिट का एक अलग होता है या पेमेंट का होता है। हमारा विभाग ऐसा है जो रक्षा बजट का जो लगभग 6.7 लाख करोड़ है ना, इतना बड़ा बजट है जो बहुत सारे राज्यों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने बड़े बजट का पूरा मैनेजमेंट करना, उसका कंट्रोल करना और उसको कैसे खर्च किया जाना है, व्यय करना, उसमें पूरा हमारा विभाग शामिल होता है। तो हम लोग अकाउंटिंग भी करते हैं, हम लोग पेमेंट भी करते हैं, हम लोग इंटरनल ऑडिटर भी हैं। यानी कि जो कार्य किया जा रहा है उसका इंटरनल ऑडिट करके इंश्योर करना कि जो भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है। चौथा हमारा कार्य है फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम, जो बहुत वित्तीय सलाहकार होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि वित्तीय सलाहकार हमारे सेना के बहुत ऑपरेशनल लेवल तक हम लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं। वो जहाँ उनके, मैंने जैसे कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो होते हैं उसमें हम लोग पूरी तरह इंटीग्रेटेड होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट में क्यों लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस तरह उसको विधि को किया जाए जिससे सरकार की द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों के अनुसार वो कार्य हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम टीवी, टेबल, सोफा नहीं खरीद रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिनको समझना और उसके बारे में ज्ञान होना और गहराई से जाके उसको सही उचित मूल्य पे लेना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें हम लोग पूरे इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे कि अभी मैंने बताया कि लगभग 32 लाख पेंशन भोगियों को हम लोग पेंशन देते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस पूरे कार्यक्रम में अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी होता है जब हम पैसा खर्च करते हैं तो वेंडर्स होते हैं, वो आम जनता के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। तो भारत सरकार की नीति है मेक इन इंडिया इस समय करना, और एक हमारे पर बहुत ज़्यादा जोर है कि आप पेपरलेस कार्य करिए, जल्दी से जल्दी भुगतान हो वेंडर्स का, बहुत ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ किया जाए। तो रक्षा मंत्री जी के भी हमारे ऊपर ये आदेश है कि इसको जल्दी जल्दी किया जाए। तो हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो अगले 1-2 साल में पूरी तरह लागू हो जाएगा। उसका नाम है संपूर्णा। संपूर्णा एक टोटल एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ साथ रक्षा मंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी देंगे, जिसमें हम वो सब बातें मंत्रालय को और सरकार को बताएंगे जो अभी तक हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस करना, बताना कि मार्केट में की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से किस तरह से हमारा जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो हम खर्चा करते हैं, रक्षा व्यय करते हैं, उससे देश की और राज्यों की जीडीपी में हम किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, या स्टार्टअप्स को हम कितनी मदद कर पा रहे हैं। तो इसको एग्रीगेट करके एक स्थान पे लाके वो डेटा कलेक्ट करके, एनालिसिस करके, और इसमें बहुत हाई लेवल डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब लगभग 7 लाख करोड़ के बजट की मैं बात कर रहा हूँ तो कितना बड़ा डेटा हमारे पास होता होगा। उस डेटा को यदि हम अच्छी तरह एनालिसिस करके रिपोर्ट्स निकालें तो मुझे लगता है कि देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम दे पाएंगे। 23 मई 2025 से एनसीईआरटी एक बार फिर नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिकल फ्राइडे के साथ सुरों की महफिल सजाने के लिए तैयार हो चुकी है। यात्रियों के इस पसंदीदा कार्यक्रम के सीज़न 2 का आयोजन इस बार आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर किया जा रहा है। अब नमो भारत के यात्री और अन्य संगीत प्रेमी हर शुक्रवार शाम 6 बजे स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर एक बार फिर से कलाकारों द्वारा लाइव प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। यह आयोजन सभी के लिए निःशुल्क है। इस संस्करण का पहला शुक्रवार देश, देशभक्ति और भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के नाम रहेगा। यह भारत माता के सम्मान और गौरव गाथा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एनसीईआरटी की अटूट और सतत प्रतिबद्धता को सुरों में सजाकर पेश करने का एक छोटा सा प्रयास है। यात्रियों को भी इसमें शामिल किया जाने
की योजना है। इस शाम को सभी प्रस्तुतियां इसी थीम से जुड़ी होंगी। कंकड़खेड़ा NH-58 स्थित द आर्यन स्कूल परिसर में चल रहे 4 दिवसीय अंडर 12, 14 और 17 फुटबॉल एकेडमी कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने खूब मेहनत करते हुए अपनी टीम को जिताने का प्रयास किया। आर्यंस ऑरेंज ने 3-1 से जीत दर्ज की। अंडर 17 का फाइनल मैच आर्यन ग्रीन और आर्यन रेड के बीच खेला गया, जिसमें आर्यन रेड ने टाई ब्रेकर से 3-1 से जीत हासिल की। वहीं अंडर 14 का फाइनल मैच आर्यन रेड और आर्यन ऑरेंज के बीच खेला गया, जिसमें आर्यन रेड ने 2-1 से जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विजेता और उप विजेता टीमों का उत्साहवर्धन किया। विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किए गए। अंडर 12 टूर्नामेंट की बेस्ट स्कोरर ट्रॉफी अधर्व को दी गई। बेस्ट गोलकीपर तुषार चुने गए और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी अंश चुने गए। अंडर 17 टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर ट्रॉफी तेजस को दी गई। बेस्ट गोलकीपर अश्वनी थे और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी रुद्र थे। अंडर 14 टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर ट्रॉफी भविष्य को दी गई। बेस्ट गोलकीपर अर्थ को दिया गया और बेस्ट डिफेंडर खिलाड़ी वेदांश थे। टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने के लिए आर्यंस फुटबॉल एकेडमी के फुटबॉल कोच सुशील भटनागर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन दीपक राणा का सहयोग रहा और प्रबंधकों में अक्षय चौधरी और उनके सहयोगियों ने कहा कि इस तरीके के आयोजनों के जरिए आर्यन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता रहेगा। पिछले 4 दिनों से हमारे यहाँ पर आर्यंस फुटबॉल एकेडमी में जटोली में 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि एकेडमी के स्तर पर जो हमारे स्कूल की एकेडमी है आर्यंस फुटबॉल एकेडमी, उन्हीं की टीमों ने पार्टिसिपेट कराया इसमें, जिसमें हर कैटेगरी की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर 14, 17 और अंडर 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आज चौथा दिन है, समापन समारोह है, जिसमें सब बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। और 3 फाइनल मैच खेले गए हर कैटेगरी के, अंडर 12, 14 और 17 के। टीम आज जीतेगी तीनों कैटेगरी के, उन्हें आज ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जिसमें बेस्ट प्लेयर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट स्कोरर की भी ट्रॉफी अलग से दी जाएगी। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यकक्ष कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह की अध्यक्षता में आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई गई। आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ में कहा गया कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक संकल्प लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भावना, सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाले और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने का भी संकल्प लेते हैं। इसी अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं पुलिस लाइन में भी आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आतंकवाद विरोधी शपथ सभी को दिलाई। पुलिस लाइन में मौजूद सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने एसएसपी की शपथ के बाद एक और शपथ ली कि आतंकवाद विरोधी शपथ में जो बातें कही गई हैं, हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएंगे। भीषण गर्मी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इस आदेश के साथ साथ एक बात और कही गई है कि जिन स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए वो अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं। ये आदेश मेरठ में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड समेत सभी बोर्ड्स के स्कूलों के लिए जारी किया गया है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि देश में सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रदेश प्रभारी
और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सानिध्य में एक दिवसीय ट्रेनिंग संकल्प शिविर बाउंड्री रोड स्थित बैजल भवन में आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग शिविर में सांसद संजय सिंह के साथ प्रख्यात शिक्षाविद और आप नेता अवध ओझा, दिल्ली के तिमारपुर से पूर्व विधायक दिलीप पांडे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और मेरठ जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। के पीछे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का उद्देश्य है। एक ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो वैचारिक रूप से प्रशिक्षित हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो और सेवा और संघर्ष जो हमारा संकल्प है उस विचारधारा को गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। और इसका 3 तरीका हमने खोजा है। नंबर 1, वैचारिक गोष्ठियां करके सदस्यता अभियान चला के गांव-गांव में लोगों को जोड़ना। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करना। और नंबर 3, अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में, रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत करना। सरकारी स्कूलों में चलने वाले समर कैंप के रियलिटी चेक में मवाना में शिक्षा विभाग के आदेश धड़ाम होते हुए नजर आए। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में समर कैंप चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सिटी हलचल की टीम जब मवाना के तहसील रोड पर स्थित चारों सरकारी स्कूलों में स्थिति जानने के लिए पहुंची तो सभी पर ताले लटके हुए मिले थे। तहसील रोड पर प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, पीएम श्री विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं पर मुख्य गेट पर ताले लटके हुए मिले थे और इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए समर कैंप के आदेशों का विद्यालय स्तर पर शिक्षकों पर कोई असर नहीं है। अपना जिला में आपसे इतनी सी अपील है कि भैया प्रकृति को बचाने के लिए जुट जाइए। प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो प्रकृति ऐसे ही तांडव मचाएगी और जब प्रकृति तांडव मचाती है तो फिर वो अपना और गैर कुछ नहीं देखती, हिंदू मुसलमान भी नहीं देखती, गरीब अमीर भी नहीं देखती, फिर तो कहर ही होता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।